तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, एकदम रियल प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हैं उन प्रश्नों के साथ में। ठीक है, तो आज बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं और आज की जो टॉपर दीदी हैं 179 नंबर इनके आए हैं और इन्होंने कहा सर मेरा नाम मत लेना। ठीक है ना, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं कि नंबर अच्छे हैं फिर भी कह रहे हैं कि नाम मत लेना मेरा, बस हम आपको क्वेश्चन भेज दे रहे हैं और जो है आप हमारा स्क्रीनशॉट दिखा देना पर नाम मत लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ इतने नंबर आ रहे हैं अपने स्टूडेंट के, यही बताना हमारा फर्ज है। ठीक है, तो अभी उनका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे। चलिए, तो आज का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितने भी आगे एग्जाम एनालिसिस आने वाले हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर इन दीदी की बात हम कर रहे हैं। देखो, थैंक यू सर, आज 16 को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था, 179 नंबर आए हैं, सब आपकी मेहनत है सर। मैंने तो बस आपकी पीडीएफ पढ़ी थी, 4 दिन में पूरी पीडीएफ पढ़ ली थी, एक बार फिर से थैंक यू सर। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सुपर सिलेक्शन नोट्स जो लोग ले रहे हैं उनमें से हर किसी के 160 प्लस तो नंबर आ ही आ रहे हैं। ठीक है, लगातार आपको हम बता रहे हैं ये सुपर सिलेक्शन नोट्स आप भी ले सकते हैं। इन्होंने 4 दिन में ही इस नोट्स को खत्म कर दिए थे पढ़ करके। ठीक है, और उनके 179 नंबर आए। देखो, मेहनत तो सबके लिए हमने की है, पीडीएफ हमने तैयार की है, लेकिन ये मेरी मेहनत नहीं है, ये आपकी मेहनत है कि आप कितने दिन में इन सुपर सिलेक्शन नोट्स को समाप्त कर देते हो पढ़ करके। ठीक है, तो 4 दिनों में इन्होंने समाप्त किया, उनके 179 नंबर आए हैं। नाम बताने के लिए इन्होंने मना किया था, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम नहीं बताएंगे। इसके बाद में देखिए, आपको पहले ही बता चुके हैं दिव्या ठाकुर जी, इनके 169 नंबर आए। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने कहा था कि हमने आपकी सारी पीडीएफ ली थी, ये भी सुपर सिलेक्शन पीडीएफ वाले ही हैं। इसके बाद में ये पुरुष सुपरवाइजर, इनका नाम कभी भी नहीं मिटाएंगे भैया, क्योंकि एक दो पुरुष सुपरवाइजर ने हमारे पास में एग्जाम एनालिसिस भेजा है। 178 नंबर है, भिंड से विवेक राजौरिया जी। ठीक है, देखो इन नंबर में आपकी पीडीएफ का बहुत बड़ा योगदान है। ओनली 5 दिन ही पीडीएफ से पढ़ाई कर पाया था, एग्जाम था, दूसरा कोई एग्जाम था, इस वजह से इन्होंने पुरुष सुपरवाइजर की तैयारी नहीं की थी, और लेकिन 5 दिन में पीडीएफ कंप्लीट करके इनके 178 नंबर आए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका पीडीएफ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इनको मैंने पीडीएफ भेजा था। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे लोग हैं। देखो, हेलो सर, एग्जाम खत्म हो चुका है, 155 नंबर इनके आए हैं। भावना शर्मा जी, इन्होंने अपने क्वेश्चंस भी भेजे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं सब लोग, जिन लोगों ने भी ना यहाँ पर जो आपका सुपर सिलेक्शन पीडीएफ है, जिन लोगों ने भी लिया है उन सबके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। ये सानिया खान दीदी हैं, 182 नंबर इनके आए थे, इनके बारे में आपको हम पहले बता चुके हैं। तो आप लोगों की भी अगर तैयारी नहीं हुई है लेकिन चाहते हैं कि सर किसी भी तरह से अच्छे नंबर आ जाएं, कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए कि हम 2-3 दिनों में पढ़ करके अच्छे नंबर लेकर के आएँ, तो आप ये सुपर सिलेक्शन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। यहाँ पर आपको QR कोड स्कैनर दिख रहा होगा, इसी पर आपको 199 का पेमेंट कर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर आपको 199 का पेमेंट कर देना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। कुछ खास करना नहीं है, केवल इस जो आप मतलब पेमेंट कीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको तुरंत की तुरंत नोट से सेंड कर दिए जाएंगे। नहीं तो एक बार व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेना, उस पर टाइम लिखा रहता है कि इतने बजे आपको नोट से सेंड किए जाएंगे, इतने बजे तक सेंड किए गए हैं। तो एक एक व्यक्ति को हम नोट से सेंड करते हैं, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है इस बात को लेकर के। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। आपको भी अगर सिलेक्शन लेना है, आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो अभी भी आप ये नोट्स मंगा करके 2 दिन में खत्म कर लीजिए, 3 दिन में खत्म कर लीजिए, लेकिन कंप्लीट कर लीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जैसे कि चारों सब्जेक्ट कंप्लीट जो है थ्योरी नोट्स मिलेंगे, इसके बाद में 10-10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। इसके बाद जो हमने ब्रह्मास्त्र कराए हैं तो 7 ब्रह्मास्त्र आपको यहाँ पर मिलेंगे। बाकी 2 ब्रह्मास्त्र जो हमने पिछले 2 दिनों में कराए हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव पर मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर हमने डाल दिए। ठीक है, उसके अलावा जो सुपर मैराथन हमने कराई थी, हर एक सब्जेक्ट की सुपर मैराथन, उसकी भी पीडीएफ आपको साथ में ही मिलने वाली है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक के टॉप 100 प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको इसी के अंतर्गत मिलेगी। इसीलिए ये सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं, ये इतने अच्छे नंबर लोगों के आ रहे हैं इनको कंप्लीट करने के बाद में, तो आप लोग भी अभी तुरंत मंगवा लीजिए। चलिए देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। एकदम रियल प्रश्न भेजे गए हैं, 179 नंबर जिन दीदी के आए थे उनके द्वारा। देखो, तो डिप्थीरिया का टीका कब लगाया जाता है। देखो, टीकाकरण से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, कम से कम 3 से 4 प्रश्न टीकाकरण से आ रहे हैं। तो टीकाकरण की पीडीएफ, वैक्सीनेशन की पीडीएफ 199 के साथ में ही आपको टॉप 100 प्रश्न होंगे वैक्सीनेशन के, वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये नोट्स आपको 199 के अंदर ही मिल जाएंगे। टीकाकरण से कम 3 से 4 प्रश्न आए हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। डिप्थीरिया का टीका कब कब दिया जाता है। अब ऑप्शन तो भेज नहीं पाए क्योंकि ऑप्शन याद भी नहीं रहता। ठीक है ना, एग्जैक्ट प्रश्न भी नहीं याद रहता, इतना दिमाग में रहता है। हाँ सर, डिप्थीरिया का टीका पूछा गया था। ठीक है, और ये पूछा था कि कब दिया जाता है, तो टाइमिंग उन्होंने पूछी थी। तो चलिए पूरा बता देते हैं आपको कब कब डिप्थीरिया का टीका दिया जाता है, और ये भी
समझा देते हैं कि ये क्या होता है। एक बार ये घूम फिरा कर पूछा गया था कि यदि किसी बच्चे के, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं कंडीशन वाला, और एक आपके सामने एक बच्चा आता है जिसके गले में दर्द हो रहा है और उसमें जो है यहाँ पर झिल्ली बन गई है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा है, बताइए कौन सा रोग है या फिर कौन सा टीका लगाएंगे। तो डिप्थीरिया इसी तरह से होता है, ठीक है ना। इसी तरह से आज पूछा गया, तो देखो डिप्थीरिया का टीका आमतौर पर टिटनिस और काली खांसी के साथ में संयुक्त रूप से दिया जाता है। जो डीटीपी का टीका लगता है ना, डीटीपी का टीका, इसी में ही आपका जो है टिटनिस डिप्थीरिया का टीका भी दिया जाता है। एक संयुक्त टीका जिसे हम डीटीपी कहते हैं या फिर टीडीपी कहते हैं, ठीक है। बच्चों को कब कब दिया जाता है ये देख लीजिए, यही आपसे पूछा था। अब ऑप्शन पता होता तो सही पता चल जाता कि कौन सा ऑप्शन दिया था। तो देखो 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने इसमें दिया जाता है डीटीपी का टीका, इसी के साथ में डिप्थीरिया दिया जाता, ठीक है। इसके अलावा 15 से 18 महीने पर दिया जाता है और 4 से 6 साल की उम्र में भी ये जो डिप्थीरिया का टीका है ये लगाया जाता है बच्चों को। अब ऑप्शन में क्या दिया गया था वो आपको वहां पर देख करके पता चल जाएगा। इसके अलावा बूस्टर डोज कब दी जाती है, देखिए फिर हर 10 साल के बाद में जो है बूस्टर खुराक भी दी जाती है डिप्थीरिया की। तो ध्यान रखना 15 से 18 महीने, 2, 4, 6 महीने, 4 से 6 साल, और बूस्टर की बात करें तो हर 10 साल पे बूस्टर डोज भी दी जाती है। अब ऑप्शन में क्या था वो आपको पता चल जाएगा जब आप एग्जाम देंगे, तो ठीक है। चलो अगला पूछा था टिटेनिस के लक्षण, आज आपसे पूछे थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है टिटेनिस के बारे में, पहले भी आपको बता चुके हैं, इसे हम टीटी का टीका भी कहते हैं, ठीक है। देखो तो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं यह पूछा गया, टिटेनिस के लक्षण। तो पहली बात, जबड़े में ऐंठन हो जाती है, इसको लॉक जॉ रोग भी कहते हैं, जिससे कि जबड़ा लॉक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अचानक अनियंत्रित मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है, अक्सर पेट में दर्द होता रहता है, पूरे शरीर में दर्दनाक मांसपेशियों में अकड़न, ठीक है, खाना निकलने में परेशानी, दौरे, झटका लगना या फिर घूरना, सिर दर्द, इसके अलावा बुखार और पसीना, रक्तचाप और हृदय गति में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें आपको टिटनिस के दौरान देखने को मिलती हैं। इनमें से ही कोई ऑप्शन दिए गए होंगे। तो आज आपसे टिटनिस के लक्षण पूछे थे, अब हम यहाँ पर टिटनिस के टीके के बारे में भी बता देते हैं। वही टीका है, पहली खुराक 12 से 15 महीने की उम्र में दी जाती है टिटनिस की, दूसरी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है टिटनिस की। तो टिटनिस की भी खुराक आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आज डिप्थीरिया की खुराक पूछ ली है तो कल आपसे हो सकता है टिटनिस की खुराक पूछ लें, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में गर्भवती महिला को भी ऑलरेडी टिटनिस का टीका लगा दिया जाता है, वो बच्चे के लिए ही लगाया जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी भी एक टीका लगा रहता है और उसके बाद में 12 से 15 महीने में लगवाते हैं, फिर 4 से 6 साल की उम्र में भी जो है टिटनिस का टीका लगाया जाता है। आगे बढ़िए, टिटनिस को ही लॉक जार रोग कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, जबड़ा बंद हो जाता है, जबड़ा लॉक हो जाता है, ठीक है। बीसीजी का टीका शरीर में कहाँ लगाया जाता है, ये रूट पूछ लिया था आज, ठीक है। तो 3 से 4 प्रश्न आपके यहाँ पर टीकाकरण से बने हैं, टीकाकरण आपको अच्छे से पढ़ करके जाना। देखो तो इसमें बता दें, बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अब पूरी जानकारी देख लेते हैं कि कहाँ पर कैसे लगाया जाता है। देखिए तो बीसीजी का टीका आमतौर पर बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में त्वचा के ठीक नीचे डेल्टोइड नाम की एक मांसपेशी होती है, इसके सम्मेलन स्तर पर दिया जाता है। तो देखो आज ऑप्शन में क्या पूछा था, आज ऑप्शन में सीधे दिया था बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मे बी क्वेश्चन को और डीपली पूछ लें, कठिन बना दें, तो ध्यान रखना डेल्टोइड नाम की एक जो है मांसपेशी होती है, वहाँ पर जो है ये टीका लगाया जाता है बीसीजी का टीका। और बीसीजी का टीका ऑलरेडी 3 से 4 बार आपके एग्जाम में अभी पूछा जा चुका है। चलिए अब हम क्या करेंगे, बीसीजी के टीके के बारे में फेसबुक पर एक आर्टिकल डाल देंगे, ठीक है। फेसबुक पेज आप सबने ज्वाइन कर रखा है कि नहीं। देखो बहुत लोगों को अलग अलग जगह से फायदा हो रहा है, जैसे कि हम फेसबुक पर सक्सेस जंक्शन के नाम से हमारा जो है पेज बना हुआ है, सिल्वर प्ले बटन हमारा वहां पर लगा है, 1.6 के सब्सक्राइबर हैं, आप लोग उसको फॉलो कर लेना जा करके, ठीक है। उसमें क्या हम छोटे छोटे आर्टिकल्स डालते रहते हैं, जैसे इससे पहले डिप्थीरिया का डाला था, फिर आशा कार्यकर्ता के कार्य डाल दिए थे, बहुत सारे हमने वहां पर आर्टिकल्स डाले हैं, तो आप जा करके वहां पर उसको देख लेना, सर्च करके ज्वाइन कर लेना। आज हम बीसीजी के बारे में डिटेल में वहां पर एक आर्टिकल डाल देंगे, ठीक है। तो आगे बीसीजी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से वो अगर आर्टिकल पढ़े रहेंगे तो उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं, नहीं तो फेसबुक हर कोई चलाता है, वहां पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो कुछ और जानकारी बीसीजी के बारे में देख लीजिए, टीका कैसे दिया जाता है। तो बीसीजी वैक्सीन को त्वचा के अंदर इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, आमतौर पर ऊपरी बाह में दिया जाता है। WHO ने बोला है कि भैया इसको ऊपरी बाह में ही देना है। देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा बाएं हाथ की सिफारिश की जाती है कि बीसीजी का टीका बाएं हाथ में ही लगाइए। यह टीका दिया क्यों जाता है, तो बीसीजी का टीका तपेदिक जिसे हम टीबी कहते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए यह टीका प्रदान किया जाता है। तो रोग भी हमने आपको बता दिया है, मैं भी पूछ लें कि बीसीजी का टीका क्यों दिया जाता है, तो तपेदिक से बचाने के लिए, टीबी से बचाने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का प्रश्न है बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। 2 बार आपके एग्जाम में अभी तक आ चुका है, देखते हैं किस किसने लगातार एग्जाम एनालिसिस देखा है,
जिसने देखा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा BCG का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, प्रति 100 ग्राम दाल में कितना प्रोटीन पाया जाता है? तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो 20 से 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग दालों में यह स्तर अलग अलग होता है। तो जो मेन दाल है उनके बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए, तो प्रति 100 ग्राम दाल में अलग अलग दालों के प्रकार के अनुसार लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। जैसे कि मसूर दाल में 25 ग्राम, उड़द दाल में 24 ग्राम, चना दाल में 22 ग्राम। अगर आपसे स्पेशली दाल दे करके पूछ लें तो आप ये बता सकते हैं, और अगर किसी दाल का नाम नहीं दिया है तो आप 20 से 25 ग्राम बता सकते हैं। देखो मसूर दाल के 100 ग्राम में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन, उड़द दाल 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें चना दाल में 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन है, मूंग दाल में 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन है, अरहर की दाल में सबसे ज़्यादा लगभग 100 ग्राम में 24.5 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहाँ पर सोयाबीन आ जाए तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में होता है, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा दाल होता है। लेकिन अभी तक जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो अरहर की दाल पूछा गया है। तो किसी दाल का नाम अगर नहीं दे रहे हैं तो 20 से 25 ग्राम लगाना है, और बेसिकली किसी दाल का नाम लेकर के पूछ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको हमने ऑलरेडी बता दी हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, किस विटामिन की कमी से जीरोथैलेमिया रोग हो जाता है? तो इसे हम जीरोथैलेमिया भी कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया रोग हो जाता है। ठीक है, जिसे शुष्का छिपाक भी कहते हैं। इसका हिंदी नाम ध्यान रखना भैया, कहीं आपसे पूछ लें कि शुष्का छिपाक जो रोग है वो किसकी कमी से हो जाता है, तो ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूज आओ सर ये कौन सा रोग आ गया था। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग है। ठीक है, बाकी विटामिन ए के बारे में ऑलरेडी हम आर्टिकल्स बना करके डाल चुके हैं फेसबुक पर, वहाँ जा करके पढ़ लेना। ठीक है, पूरा डिटेल में समझा दिया था आपको। देखो ये क्या है, तो जीरोथैलेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखें सूज जाती हैं और आंसू ठीक से बन नहीं पाते हैं। तो आंखें क्या होंगी, सूख जाएंगी। ठीक है, अब कमी किसे मतलब कैसे हो जाता है ये, तो देखो विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके नमी और रंग द्रव्य के लिए। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आंखों के ठीक नीचे चिकनाई नहीं मिल पाती और कॉर्निया, आंख का जो बाहरी पारदर्शी हिस्सा है वो भी प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर के आंखें सूख जाती हैं। ठीक है, लक्षण कौन कौन से हैं, देखो आज लक्षण पूछ लिया था उसका। ठीक है, तो हम इसका भी लक्षण आपको बता देते हैं कि क्या क्या लक्षण होंगे। देखो, तो अगर जीरोथैलेमिया होगा तो आंखों का सूखापन होगा, आंखों में खुजली होगी, आंखों में धुंधलापन, रात में कम दिखाई देना यानी रतौंधी वाली प्रॉब्लम हो सकती है, कॉर्निया पर घाव हो सकता है, अंधेरा हो सकता है जिसे हम अंधापन कहते हैं। तो इसके रोकथाम भी पूछे जा सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कीजिए, जैसे कि दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंडे हो गए, मछली का तेल, पीले रंग के फल और सब्जियां। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको हमने बता दी कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हो जाएंगे, कैसे रोकथाम करेंगे, क्या क्या उसके लक्षण हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और यही सक्सेस जंक्शन की स्पेशलिटी है कि जब भी हम कराते हैं तो एक क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, जिससे कि अगर इससे रिलेटेड आगे प्रश्न आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, बाकी भाई खुशखबरी है, 8500 वैकेंसी एमपी पुलिस के अंदर आने वाली हैं, जिसमें 500 प्लस वैकेंसी आपकी एमपी एसआई की हैं और बाकी आपकी अन्य विभाग में है, जैसे कांस्टेबल की वैकेंसी है 7500 और कुछ वैकेंसी हैं एएसआई वगैरह की वैकेंसी हैं। तो ये सारी वैकेंसी आने वाली हैं, इनकी भी तैयारी अपन करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन उनको बता देना, सक्सेस जंक्शन हर एग्जाम की तैयारी कराएगा। भैया आईसीडीएस योजना के उद्देश्य पूछ लिए हैं, आईसीडीएस और आईसीपीएस के बारे में लगातार आपको बताया था और बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आईसीडीएस के क्या उद्देश्य हैं ये बताने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी, पहले कमेंट करो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो करो कमेंट, ठीक है, कर दिया आप लोगों ने। चलो भैया बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर दिया है, अब बता देते हैं क्या है ये आईसीडीएस। देखो फुल फॉर्म होता है आईसीडीएस का एकीकृत बाल विकास योजना। मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है और यही उद्देश्य ही आज आपसे पूछा है। लेकिन हमने क्या कहा, आपको हम एक एक प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो साथ ही प्रारंभिक बचपन के विकास को भी बढ़ावा देना है। ठीक है, अब देखो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर अलग अलग करके बता दिए हैं। देखो पहला उद्देश्य है पोषण और स्वास्थ्य में सुधार, तो 0 से 6 वर्ष के बाद जो बच्चे होंगे उनके पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बेसिकली मेन काम इनका यही है। ठीक है, उसके अलावा कुपोषण, मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। ठीक है, और 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पर पूर्व माध्यमिक शिक्षा, जो प्री स्कूल एजुकेशन दिया जाता है ना, उसको हम आंगनवाड़ी कहते हैं। ठीक है, 5 साल तक के बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं, ये रही आंगनवाड़ी। ठीक है, ये लो भैया घर बना दिया, ये क्या बन गया भैया। ठीक है, बच्चे यहाँ पर जाते हैं, कुछ देर बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक है, बच्चों को खेल खिलौने के द्वारा इनको खिलाया जाता है और दलिया वगैरह खिलाया जाता है। ठीक है, तो 6 वर्ष तक के बालकों की जो देखभाल
देखभाल है वो यहाँ पर की जाती है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भाषाई विकास को भी बढ़ावा दिया जाता है कि बेटा ऐसे बात करो, ऐसा करो, ये आम है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी ICDS के बारे में। चलो भैया, पोलियो वैक्सीन पूछ लिया कि पोलियो वैक्सीन कैसे दी जाती है। तो पोलियो वैक्सीन से रिलेटेड एक प्रश्न आया था, तो चलिए देख लेते हैं। पोलियो वैक्सीन दो प्रकार से दी जाती है। पहला है निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन, जिसे हम IPV कहते हैं, जो इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। और दूसरा है ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे हम OPV कहते हैं, ये बूंदों के रूप में दी जाती है। तो अब ऑप्शन में देखना था कि क्या पूछा था, OPV पूछा था कि IPV पूछा था। तो दोनों के बारे में आपको हमने बता दिया है। ठीक है, दोनों में से एक ही आपके ऑप्शन में आएगा, या तो ओरल आएगा या फिर जो है वो इंजेक्शन वाला आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। और आपके दिमाग की समझ पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो अभी परसों हमने ब्रह्मास्त्र 8 कराया था, ठीक है, और कल हमने ब्रह्मास्त्र 9 कराया है, जिसमें अभी तक जो कंडीशन वाले प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न हमने ऑलरेडी करा रखे हैं। तो जो लोग ये दोनों ब्रह्मास्त्र देख करके गए होंगे उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है। ठीक है, क्योंकि वही प्रश्न आपके यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग भी देख लेना, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला परीक्षक फ्री क्लास के नाम से, वहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों ब्रह्मास्त्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी PDF के बारे में बता दिया। इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, इन दोनों की PDF आपको सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आपको इन दोनों की PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो PDF भी आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो देखेंगे तो कुछ और फायदा इसलिए हो जाएगा क्योंकि वीडियो में हम एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में समझाते जाते हैं। ठीक है ना, तो समझाने से बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि आपसी समझ पर ही प्रश्न आ रहे हैं। तो PDF भी पढ़ सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं, अगर टाइम हो तो दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। अलग से हम किसी को भेजेंगे नहीं, है ना, कि ब्रह्मास्त्र भेज दो, नहीं भेज पाएंगे भैया। अब क्या भेजें, अब हम टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं 8-9, दोनों ब्रह्मास्त्र डाल दिए, अब काहे को अलग अलग मांग रहे हो। ठीक है, तो वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं, ग्रामीण आवास योजना से प्रश्न पूछा गया है। तो ग्रामीण आवास योजना, जिसे हम PMAYG के तहत मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को कितना दिया जाता है। तो ये आपका मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लाभार्थी हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,20,000 रुपये जो है मैदानी क्षेत्र में दिए जाते हैं। और पहाड़ी, दुर्गम और IAP क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं। अब आप देख लेना, आपसे क्या पूछा था, पहाड़ी वाला पूछा था या मैदानी वाला पूछा था। मैदानी वाला 1,20,000 और पहाड़ी वाला 1,30,000। ठीक है, दोनों में आपके ऑप्शन दिए गए होंगे, जो भी ऑप्शन दिया गया हो आप लोग उसको देख लेना। अगला देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये भी पूछ लिया है आपका। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY जिसे हम कहते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई थी। डेट ध्यान रखना, ये भी पूछा है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। अब देखो, उत्तर प्रदेश में 2012 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये मुख्यमंत्री वाली थी, ध्यान रखना। और जो आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई थी वो वर्ष 2000 में चालू की गई थी। तो 2000 में इसको शुरुआत किया गया था, यूपी में 2012 में शुरुआत की गया था। अब ऑप्शन में देखना कि 2000 दिया गया है या फिर 2012 दिया गया है। ठीक है, तो दोनों आप क्लियर कर लेना। मेरे हिसाब से 2000 ही है इसका आंसर। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत करवाई थी प्रधानमंत्री जो है ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 2000 में चालू हुई थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना थी। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कर लेना। मुख्यमंत्री वाली 2012 में शुरू की गई थी सबसे पहले, और प्रधानमंत्री वाली 2000 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो, PM केयर फंड से भी आपका प्रश्न आ गया था। तो PM केयर फंड के अंतर्गत कितनी राशि अभी हाल ही में इकट्ठी की गई है। जब कोविड का दौर आया था तो इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देख लेते हैं। तो यह प्रधानमंत्री राहत कोष PMNRF के तहत संगत है। PMNRF को 2011 से पब्लिक ट्रस्ट के रूप में विदेशी चंदा भी मिला है। 2020-21 के दौरान PM केयर फंड के तहत इतनी राशि, ठीक है, 7,013 करोड़ रुपए की राशि जो है एकत्रित की गई है। तो कुल मिलाकर के PM केयर फंड से प्रश्न आया था। स्थापना कब की गई थी, वही कोविड के टाइम पर इसकी स्थापना, बेसिकली कोविड से पहले भी ये चलता था, लेकिन जो मतलब कि सबकी नज़रों में कब आया था, तो सबकी नज़रों में कोविड के दौरान आया था, लेकिन 2011 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि विदेशों से पैसा जो है चंदा कह सकते हैं या फिर फंड के रूप में पैसा आता है। जैसे कि कोविड हुआ था तो बाहर से बहुत सारे लोगों ने पैसा भेजा था, अपने देश के भी बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया था, तो इसी PM केयर फंड में ही दिया था। तब से ये PM केयर फंड जो है ना वो चर्चा में आ गया था कि ये भैया कितना पैसा आया कितना नहीं आया। तो ये बता दिया कि भैया 2020-21 के दौरान जब कोविड आया था तो 7,013.99 करोड़ रुपए जो है PM केयर फंड में जो है आए थे। ठीक है, तो PM केयर फंड से यह प्रश्न आया था, इसको देख लेना। आगे बढ़ लेते हैं। देखो,
अगला पूछा गया है लघु वन उपज योजना में वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो ट्राइफेड के द्वारा ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब ये ट्राइफेड क्या है वो देख लो। तो ट्राइफेड जिसका पूरा नाम भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ है, जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये काम करता है। ठीक है, जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है, खासकर उनकी उपज को विकसित करने और बाजार में मदद करने के लिए। तो जो जनजातीय लोग हैं उनकी उपज को कितना क्या पैसा दिया जाना है, कितना उनको मतलब कि जो लघु वन उपज हैं जनजातीय लोगों के द्वारा ही जिसकी उपज की जाती है उनको कितना पैसा दिया जाएगा, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होगा, ये सारा जो है करने का काम ट्राइफेड का रहता है। ठीक है, तो ये आपका ट्राइफेड आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं कंप्यूटर की। तो 6 प्रश्न लगभग कंप्यूटर के आए हैं जिसमें फॉन्ट साइज से ज़्यादा प्रश्न आए हैं। ठीक है, कि एमएस एक्सेल का हाईएस्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, ये सब हमने आपको 199 वाली पीडीएफ के अंदर कंप्यूटर की 3 पीडीएफ दे रखी हैं, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 150। ठीक है, और टॉप 150 वाली जो है वो अलग से किसकी है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट और आपका एमएस वर्ड, ये 4 टॉपिक को लेकर के टॉप 150 प्रश्न हमने कराए हैं, जिसकी पीडीएफ आपको इसके अंतर्गत ही मिल जाएगी 190 के अंतर्गत। बाकी और जो अलग अलग टॉपिक है उन सब की पीडीएफ आपको दी गई है। तो कंप्यूटर की तीनों पीडीएफ 199 के अंदर मिल जाएंगी, वही पीडीएफ पढ़ करके चले जाएंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, सारे प्रश्न वहीं से आने वाले हैं। ये फॉन्ट साइज भी हमने करा रखा है। स्लाइड सॉर्टर क्या होता है इसके प्रश्न आए थे, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल से सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं। तो ये पीडीएफ में एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इनको पढ़ करके जाना। ठीक है, आगे बढ़िए। मैथ की बात करते हैं तो वही 5-6 प्रश्न मैथ के आए हैं और एक प्रश्न देखो कैसे पूछा था। ठीक है ना, बहुलक प्रश्न पूछ लिया आज। ठीक है, नॉर्मल टॉपिक तो आ रहे हैं, आज बहुलक पूछा है। किसी राज्य के अंतर्गत अलग अलग गांव में महिला पर्यवेक्षक की संख्या 3, 4, 3, 5, 7, 3, 2, 3 है। तो बताइए कि बहुलक क्या है। बहुलक क्या होता है, जो भी एक ऐसी संख्या जो उन सब में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही हो वही उसका बहुलक होता है। आप बता सकते हैं बहुलक क्या है, कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखो 3, 3, 3, 3, सबसे ज़्यादा 3 दिखाई दे रही है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक 3 हो जाएगा। इससे पहले समांतर माध्य आया था, आज बहुलक पूछ लिया है। समांतर माध्य का अर्थ है औसत। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, वही समांतर माध्य है, नाम बदल दिया है। ठीक है, औसत का नाम समांतर माध्य कर दिया। यहाँ पर आपसे बहुलक पूछ लिया है, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई दे वही आपका बहुलक हो जाएगा। सही आंसर 3 हो जाएगा। बाकी क्रयमूल विक्रयमूल से एक प्रश्न आया, एक प्रश्न आपका अनुपात से आया। बहुत सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, जो हमने ब्रह्मास्त्र 8 और ब्रह्मास्त्र 9 कराए ना, उसमें एज इट इज प्रश्न हमारे पास में विद्यार्थियों ने भेजे थे, कौन कौन से प्रश्न आए थे, तो वो सीधे सीधे प्रश्न ही हमने वहाँ पर लिख दिए हैं। तो लड्डू प्रश्न आ रहे हैं, जाओ और खा करके चले जाओ और फ्री के 4-5 नंबर लेकर के चले आओ। ठीक है, चलो भैया। साधारण ब्याज का भी एक प्रश्न आया है। बाकी 199 वाली पीडीएफ में हमने आपको मैथ की 3 से 4 पीडीएफ दी है, जिसमें ट्रिकी पीडीएफ अलग से दी है हमने। ठीक है, ट्रिकी पीडीएफ 199 वालों को, तो ट्रिकी पीडीएफ देख लेना, वहाँ पर हर एक टॉपिक की ट्रिक दी गई है। ठीक है, तो ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। चलो भैया, रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में कुछ खास परिवर्तन नहीं है। दर्पण से वही एक प्रश्न आ रहा है, एक प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से आ रहा है। ठीक है, एक सिटिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। चलो भैया, बालक शिक्षा एवं देखभाल की बात करते हैं, सीडीपी की। तो प्रश्न था, अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, एक गर्भवती महिला के प्रति आपके क्या कर्तव्य होंगे। कंडीशन वाले प्रश्न आ रहे हैं, हमने आपको बताया था ब्रह्मास्त्र 8-9 में हमने कंडीशन वाले काफ़ी सारे प्रश्न कराए हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज आए थे। ठीक है, वो वर्मा जी थे ना, उनके कितने 165 नंबर आए थे, उन्होंने सेम टू सेम प्रश्न लिख करके हमको भेजे थे, तो वो प्रश्न हमने आपके करवा दिए हैं। ठीक है, देखो इसीलिए आपसे भी निवेदन करते हैं भैया, आपका अगर एग्जाम है तो हाथ जोड़कर निवेदन है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस 7052547003, उस पर आप एग्जाम सेंटर से जैसे निकलते हैं जितने प्रश्न आपको याद रहे तुरंत भेज दिया करो। ठीक है ना, तो दूसरों की हेल्प हो जाएगी। देखो, तो अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, गर्भवती महिला आपके सामने आ गई है, आपके क्या कर्तव्य हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की एक जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, वे गर्भवती महिलाओं के लिए जन्म पूर्व और प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करते हैं, है ना। जैसे कि पता चलता है कि लेडीज प्रेग्नेंट हैं तो वो कहाँ जाते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने आप आपके घर पर आ जाएंगे जैसे ही उनको पता चलेगा। ठीक है, फिर वो आपका एक कार्ड बना देंगे, उस कार्ड के अंतर्गत टीकाकरण हो गया, आपको राशन वगैरह ये सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो ये देखभाल सुनिश्चित करते हैं और नवजात शिशु और नर्सिंग माताओं के लिए तुरंत निदान और देखभाल करते हैं। शिशु पैदा हो गया तो उसकी भी जिम्मेदारी किसकी होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की होती है। उसको टाइम पर टीका लगवाना है, फ़ोन करेंगे आपके घर पर, टाइम पर उसको जो है राशन वगैरह मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के होते हैं। वे 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों का टीकाकरण का भी प्रबंध करते हैं कि कौन सा टीका कब लगना है, ये सारे काम उनके द्वारा किए जाते हैं। बाकी आज 2 सिद्धांत भी पूछेंगे। देखो, गार्डनर का आईक्यू सिद्धांत पूछा गया था आज, इन्होंने यही बताया कि सर गार्डनर का आईक्यू सिद्धांत आया था। अब ये होता क्या है, आइए हम बता देते हैं। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार बहुबुद्धि एक एकल इकाई नहीं है बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का मिश्रण है जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग डिग्री में व्यक्त किया जाता है। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने यह बताया कि भैया सबका आईक्यू एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग आईक्यू होता है। तो ये आईक्यू सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का आज पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं।
बाकी इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 8 प्रकार की बुद्धि आगे पूछी जाएगी। अभी पेपर सरल है तो अभी तो पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन आगे इसको पूछेंगे। तो देख लो भैया क्या दिक्कत जा रही है। तो कौन कौन सी 8 प्रकार की बुद्धि? हार्वर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार भाषाई बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, संगीत बुद्धि है, शारीरिक गतिशील बुद्धि है, पारस्परिक बुद्धि है, अंतर्व्यक्तिक और प्रकृतिवादी ये बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बताया है। और 199 वालों को हमने जो PDF दे रखी है बाल विकास 2, उसमें ये सारी बुद्धि और हार्वर्ड गार्डनर के सारे सिद्धांत दिए गए हैं, आप लोग उसमें देख लेना। फिर उसके बाद में अहम का सिद्धांत पूछा गया था। अब अहम का सिद्धांत 2 लोगों ने दिया है। जो अहम का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वो एरिक एरिक्सन महोदय के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो देख लेना आपके ऑप्शन में क्या दिया है। अगर मनोसामाजिक वाला दिया होगा तो एरिक एरिक्सन हो जाएगा। और एक अन्य सिद्धांत है जिसमें हम इदम अहम और पराहम की अवधारणा सिगमंड फ्रायड महोदय के द्वारा दी गई है। तो देख लेना कि आपके एग्जाम में कौन सा पूछा गया था। देखो, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में प्रस्तावित की गई है। फ्रायड ने इन तीनों अवधारणाओं का उपयोग मानव व्यक्तित्व के 3 हिस्सों का वर्णन करने और मानव मन के कार्य करने के तरीके के बारे में समझाने के लिए इन्होंने दिया था। तो दोनों लोगों ने दिया है, ऑप्शन में आपको एक ही दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कोविड वैक्सीन कैसे उपलब्ध कराई गई थी? देखो, कोविड वैक्सीन के बारे में पूछा गया था। ये तो गलत लिख गया इसमें, इसको हम मिटा देंगे, ये प्रीवियस वाला प्रश्न, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं, और गर्भावस्था की जटिलता से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहले हमने करा दिया है, अभी कराने की क्या जरूरत है। पूछा गया था कि कोविड वैक्सीन कैसे उपलब्ध कराई गई थी? तो कोविड वैक्सीन फ्री उपलब्ध कराई गई थी, यही उसमें ऑप्शन था। फ्री उपलब्ध कराई गई, पैसे लेकर के उपलब्ध कराई गई कि उपलब्ध कराई ही नहीं गई, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो कोविड वैक्सीन है वो फ्री में उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि आज ये नहीं पूछा कि कौन सी कंपनी ने कराया, किसने कराया, कोवैक्सीन किसने दिया, कोविशील्ड किसने दिया। हालांकि वैक्सीन वाले टीकाकरण वाले PDF में हमने इसके बारे में बहुत कुछ बता रखा है, किसने दिया, कब दिया, ये सब बता रखा है टॉप 100 में, ठीक है। तो आज यही पूछा था कि फ्री दी गई थी कि पैसे देकर के। तो सरकार के द्वारा इसको फ्री उपलब्ध कराया गया था, ठीक है ना। सरकार के द्वारा फ्री उपलब्ध कराया गया था। बाकी अगर आप हॉस्पिटल में जाते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर पैसे लेकर के लग रही थी, ठीक है ना। लेकिन सरकार ने इसको फ्री उपलब्ध कराया था, ठीक है। चलिए, एक गर्भवती महिला को कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? कार्ब से आज प्रश्न आ गया है। तो गर्भावस्था के दौरान एक महिला को प्रतिदिन कम से कम 175 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। देखो अनुशंसित अनुपात क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन कुल कैलोरी का 45 से 65% होना चाहिए। परसेंट भी आपको याद रखना है। स्रोत क्या है? सर आपने बता तो दिया कि चाहिए, लेकिन लेंगे कहाँ से? तो साबुत अनाज जैसे कि चना हो गया, ठीक है, और मूंग हो गया, फल हो गई, सब्जियां हो गई, दालें कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। तो आगे आपसे स्रोत भी पूछे जा सकते हैं। चलो भैया, प्रबंधकीय कौशल मैनेजरियल स्किल के अंदर चलते हैं। पैराग्राफ के 12 प्रश्न शुरू से आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम, देखो इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, इसमें 1 से 2 जो पैराग्राफ है उसको हम सॉल्व करा देंगे, कल ही बना देंगे, ठीक है। आज रात में बना देंगे, कल आपका हम सॉल्व करा देंगे सुबह सुबह। देखो, उसके बाद में 9वीं पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे? आज 9वीं पंचवर्षीय योजना आपसे पूछ ली है। अभी तक 12वीं ट्रेंड में थी, अब 9वीं पूछ ली है। देखो, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक क्षमता का उपयोग करके विकास को बढ़ावा देना था, साथ ही गरीबी कम करना और जीवन स्तर में सुधार करना, ये प्रमुख उद्देश्य थे 9वीं पंचवर्षीय योजना के। ऑप्शन में आपको देखना था कि इनमें से क्या पूछा गया था, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना की PDF हमने दे रखी है, टॉप 100 PDF। और हाँ भैया, जो हमने प्रमुख योजना की PDF दी थी ना, शुरू में प्रमुख योजनाओं पर एक वीडियो बनाया था, उसकी जो व्यूज़ हैं वो 1 लाख पार कर गए हैं, यानी कि 100K से ऊपर लोगों ने उसको देखा है। तो आप भी देख लेना, प्रमुख योजना जो महिला सुपरवाइजर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़िए। नीति आयोग, बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी वो वाली, ठीक है, सब देख लेना, ठीक है। बाकी उसकी PDF आपको 199 में ही मिल जाएगी इसी के अंदर। नीति आयोग अपनी रिपोर्ट किसे जो है प्रस्तुत करता है? तो देख लेना क्या है। देखो, नीति आयोग अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देगा, प्रधानमंत्री उसको लोकसभा रखेंगे, लेकिन नीति आयोग अपनी रिपोर्ट सबके सामने पब्लिश भी करता है। तो नीति आयोग अपनी रिपोर्ट्स को अपनी वेबसाइट niti.gov.in पर उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो खुद भी पब्लिश करता है, प्रधानमंत्री को भी देता है। अब ये ऑप्शन में देखना था क्या लिखा गया था। और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से भी जानकारी साझा करता है। इसके अध्यक्ष ही होते हैं प्रधानमंत्री। तो जो रिपोर्ट बनेगी प्रधानमंत्री के पास में जाएगी, ठीक है ना। तो नीति आयोग से आज 2 से 3 प्रश्न बने थे। एक नीति आयोग का ये पूछा था कि नीति आयोग की संरचना क्या होती है, ठीक है, और दूसरा पूछा था कि नीति आयोग के कार्य क्या होते हैं। तो ये सब ऑलरेडी पहले ही आपको करा चुके हैं। एक बात और इसमें पूछा गया था, यदि आप एक नेता हैं, यानी कि आप एक नेता हैं, आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये कंडीशन वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपके गली मोहल्ले में नालियां टूटी पड़ी हैं, तो आप क्या करेंगे, आपका क्या कर्तव्य होगा? 4 ऑप्शन आपके दिए गए होंगे, जिनको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर नालियां टूटी हुई हैं तो हम नालियों का फोटो खींचेंगे, उसको ले जा करके उसके लिए जो है नीतियाँ बनाएंगे, फिर उस नालियों को सही करवाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे 4 ऑप्शन आपके दिए गए होंगे, जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बड़ा सिंपल प्रश्न इस तरह के आते हैं कंडीशन वाले। उसके बाद में संचार की बाधा वाले पूछे गए
तो संचार बाधा के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। संचार बाधा क्या होती है कि जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक बाधा होती है, यानी आपके अंदर डर लग रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है, आपको डर लग रहा है कि किस तरह का एग्जाम होगा, क्या कैसे होगा, इसे मनोवैज्ञानिक बाधा कहते हैं, ठीक है। भाषाई बाधा होती है कि आप बोल रहे हैं इंग्लिश, सामने वाले को तमिल आती है, अब आप बात नहीं कर पा रहे, वो आपको समझ नहीं पा रहा है, या आप गए थे साउथ में, ठीक है ना, और आप कोई आपको मिल गया, अब लेकिन दिक्कत क्या हो रही, भाषाई बाधा, आप कुछ बोल रहे हो वो समझ नहीं पा रही हैं, वो कुछ बोल रही हैं आप नहीं समझ पा रहे हो, इसको हम क्या कहेंगे, संचार में भाषाई बाधा हो गई। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कूल माइंड, पॉजिटिव माइंड होकर के जाइए, ठीक है। और ब्रह्मास्त्र 8, ब्रह्मास्त्र 9 दोनों की PDF टेलीग्राम पर डली है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, महिला परीक्षा के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। संचार की PDF हमने टेलीग्राम पर डाल दी है, ग्रुप में डाल दी है, प्रोटीन की PDF टेलीग्राम पर डाल दी है, ग्रुप में डाल दी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम आईडी है सक्सेस जंक्शन 777, इसको जरूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पर हम लगातार शॉर्टकट की के जो रील बनाकर डाल रहे हैं, ठीक है, और ICMR की रील बनाकर डाल रहे हैं। अभी शॉर्टकट की कल ही हमने बनाकर डाली थी, तो देख लेना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सक्सेस जंक्शन 777 इंस्टाग्राम तो सब चलाते रहते हैं, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हर जगह कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। फेसबुक पेज सक्सेस जंक्शन के नाम से है, अपना वही सिल्वर प्ले बटन वाला फोटो लगा है, वहाँ पर आप लोग जो है ज्वाइन कर लेना। बाकी ये व्हाट्सअप नंबर है, अपने प्रश्नों को इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर भेजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज शाम सेकंड शिफ्ट में आपकी 9 बजे के समथिंग वीडियो आएगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।